हेलो एवरीबॉडी। तो ये चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 2। उसका नोट्स का एक्सप्लेनेशन है और ये नोट्स पाने के लिए आपको पता है मैंने अपनी पिछली एक शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप मुझे डीएम कर सकते हो सब्सक्राइब करने के बाद। मेरी इंस्टा आई डी scholar_दीदी, तो सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ डीएम कर देना, आपको ये नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, इसके इंटर कन्वर्जन के साथ डील करती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब वो डिवाइस जहाँ पे ये कन्वर्जेंस हो रही होती है उसको बोलते हैं सेल। दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे हम गैल्वेनिक सेल या लैग्रांज सेल भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका एग्जांपल ले सकते हैं बैटरी या फिर जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में। एग्जांपल, अगर वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करा दें तो हमें ये वाले मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन आना 101% आता है, नर्स्ट इक्वेशन, जो हमें क्या बताता है? ई और ई नॉट के बीच में रिलेशन बताता है। अब ये क्या है, इसे डिटेल में पढ़ते हैं। नर्स्ट इक्वेशन ये होती है ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF लॉग, इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कोई भी। जो ई होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ई नॉट हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, आर की वैल्यू 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर हमारा केल्विन में रखा जाएगा, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा वो, एफ फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलम्ब होती है। और ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के बाद ये नर्स्ट इक्वेशन हमारी आती है। क्वेश्चन में हम इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। किस में नहीं डिपेंड करता है? शेप ऑफ इलेक्ट्रोड और वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है Cu+2 इलेक्ट्रोड, इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? विच इज़ ECu+2 डैश Cu इज इक्वल्स टू ई नॉट Cu+2 डैश Cu माइनस, ये ऊपर वाली इक्वेशन हमने यूज़ कर ली है। अब डेल्टा जी नॉट और ई नॉट के बीच में रिलेशन क्या होता है ये भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अगर आपको गिब्स एनर्जी निकालनी हो तो आप किस फॉर्मूले से निकालोगे, या वर्क डन निकालना हो तो किस फॉर्मूले से निकालोगे, वो है -NF/E0। एन यहाँ पे नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना चेंज हुआ, प्लस एफ हमारा फैराडे होता है, ई नॉट हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, आपने भी पीछे देखा। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम वर्क डन या गिब्स एनर्जी जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, बट ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है मेरे। हम बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल क्या होती है। कंसंट्रेशन सेल का मतलब होता है वो सेल जिसमें एनोड और कैथोड दोनों सेम टाइप के मटेरियल से बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। दो तरह के सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी से रीड कर लेना, बिल्कुल रीड कर लेना, बट आपको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। प्राइमरी सेल का मतलब होता है कि वो सेल्स जो दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते, जिसमें एक बार रिएक्शन हो गई तो उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। वहीं जो सेकेंडरी सेल होता है उसमें बार बार रिएक्शंस होती हैं, और एक बार अगर वो डेड हो गया तो हम उसे रिचार्ज करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इन सेल्स का। बाकी आप एनसीईआरटी से ज़रूर रीड करना। मैं आपको बता दूँ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स पर्पस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जैसे अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें हमने एग्जांपल ये वाला देखा था वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह। इसमें क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी ज़्यादा कंडक्टेंस होती है। कंसंट्रेशन की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के पास ज़्यादा कंडक्टेंस होती है। साइज ऑफ आयन की बात करें तो लेस द साइज हायर द कंडक्टेंस, सेम टेम्परेचर। कटायन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी H+ शो करता है। अनायन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी OH- शो करता है।
कंडक्टेंस की बात करते हैं जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, जैसे ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। जी का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, अगर 1/r कर दें तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है। इसकी ओम इन्वर्स लिख सकते हैं या मोह भी लिखते हैं, या ओम इन्वर्स को हम साइमन बोलते हैं, तो साइमन बेस की यूनिट हो सकती है। उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है विच इज़ R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है वो सारी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। अभी हमने क्या देखा, कंडक्टेंस। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे हम कापा बोलते हैं। कापा का फॉर्मूला होता है 1/ρ, यानी कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, और या फिर कह सकते हैं G इंटू में L बाई ए, यानी कि कंडक्टेंस इंटू में सेल कांस्टेंट। ऊपर लिखा था L बाई ए को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल दी आयंस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, मोलर कंडक्टेंस की। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कापा इंटू में 1000 बाई सी, यूनिट क्या हो गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये फॉर्मूला मोलर कंडक्टेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम, बस जब व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, तो वहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है। सेम फॉर्मूला इसका भी होता है, बस इसकी यूनिट में मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट का इन्वर्स हो जाता है। एक रिलेशन है मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में, विच इज़ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी चेंज हुआ होगा वो, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं कि खुररॉश लॉ क्या होता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट डॉल्यूशन पे हर एक आयन एक अपना डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है मोलर कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टूवर्ड्स, वो भी इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन विच इट इज़ एसोसिएटेड। तो ये है खुररॉश लॉ। अब इसकी एप्लीकेशन यानी इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि ये देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड करना है। तो जैसे ये ब्रेक होता है इसको ब्रेक कर लेंगे। ये कब काम आता है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आपको इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी, और आपको कहेंगे कि इसका मोलर कंडक्टेंस निकालो, तो उसको प्लस कर देना है आपको। जैसे अगर आपको इसकी पूछी गई है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी और इसकी दी हुई है, तो इसकी और जो इसकी दी होगी उसको पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद इसमें प्लस करोगे, तो इसकी मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डॉल्यूशन। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला ये दोनों वैल्यू आपको दी रहेगी, आपको बस डिवाइड कर देना है। वहीं अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो तो वो होता है कि इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, जहाँ पे के डिसोसिएशन कांस्टेंट है और सी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। फिर इसमें आगे बता रहे हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर दें तो जो मोलर कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो दोनों बढ़ जाते हैं, पर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो घट जाता है, यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा कापा होगा। अब बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, पहले लॉ के अकॉर्डिंग जो मास ऑफ सब्सटेंस कैथोड या एनोड पे डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना भी चार्ज हमने प्रोवाइड किया, यानी कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। वहीं पे हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू जेड क्यू, या जेड का फॉर्मूला होता है, सॉरी क्यू का फॉर्मूला होता है IT, यानी कि चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू में टाइम, ये तो आपने पढ़ा होगा। फिर तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाता है, W इक्वल्स टू ZIT। जेड को ओपन करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96,500, यानी कि E/F जेड का फॉर्मूला। अब आपको इक्विवेलेंट वेट अगर नहीं निकालना था तो मैं बता दूँ, इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एटॉमिक मास अपॉन में एन फैक्टर। तो ऐसे आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। अब सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और सेम चार्ज इन सबके थ्रू पास कराया गया है तो जो ग्राम इक्विवेलेंट है इनके इलेक्ट्रोड्स में डिपॉजिट होगा वो सेम होगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एटॉमिक मास अपॉन में एन फैक्टर है, तो 24/2 यानी कि जो 12 आएगा वो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।